अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन स्टडी टाइम। स्टूडेंट, हम क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े। अपने पिछले लेक्चर में मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था। आज हम इससे एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन उन रिएक्शन से रिलेटेड है जो इक्विलिब्रियम में होते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली इसे लॉ ऑफ मास एक्शन ही लिखा जाता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस and its rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। देखिए इस लॉ के दो स्टेटमेंट के दो पार्ट है। कोई भी सब्सटेंस सपोज कर ले ए किसी भी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये एक सिंगल सब्सटेंस है। या कोई सब्सटेंस ए किसी दूसरे सब्सटेंस बी से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर कोई सिंगल सब्सटेंस है तो उसका रेट उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज यू नो, आप जब एक क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है तो केमिस्ट्री में हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में उस सब्सटेंस का नाम लिख देते हैं या फार्मूला लिख देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को, जो ली जा सकती है इन मोल पर डीएम क्यूब। तो इसको एक्टिव मास क्यों कहा जाता है? इसको एक्टिव मास इसलिए कहते हैं कि द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सपोज कर लें 100 पार्टिकल्स हैं और 100 पार्टिकल्स में से 90 जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और 10 जो है वो इनएक्टिव हो गए। तो जब 10 वो रिएक्ट नहीं कर रहे तो 90 की जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, उसे एक्टिव मास कहा जाता है, एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो स्टूडेंट, क्योंकि आपके लेवल पे हम ये जज नहीं कर पा सकते कि कौन है जो सब्सटेंस हमारे पास एक क्लोज सिस्टम में मौजूद है, उसमें कितने पार्टिकल एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितने पार्टिकल प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में फॉर्म हो रहे हैं। तो लिहाजा हम जो एक्चुअल एक्टिव मास कंसंट्रेशन है उसके बजाय जो टोटल कंसंट्रेशन होती है, जो इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब ली जाती है, उसे ही एक्टिव मास समझ लेते हैं। तो अगर सिंगल सब्सटेंस है तो उसके लिए हमने यहाँ लफ्ज यूज किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस मींस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक एरो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को शो कर रहा है और दूसरा राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन। तो अपने पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन है उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, और जो राइट टू लेफ्ट है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी और रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है सेम रहता है, वेदर यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन। दोनों सूरतों में लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट जो है वैलिड होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं
इसमें अगर कोई सिंगल सब्सटेंस है तो उसका रेट उस सब्सटेंस की रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई दो सब्सटेंसेस रेट कर रहे हैं तो उसका रेट उन दोनों सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ अगर हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करें फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसको हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, आज ये हमने पढ़ना है। देखें, किसी भी ऐसे रिएक्शन के लिए जो अज्यूम किया गया हो, अगर हम A मोल ऑफ रिएक्टेंट A या B मोल ऑफ रिएक्टेंट B के साथ रेट करवाएं और ये रिवर्सिबली रेट करके C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ कैपिटल D प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म कर रहे हैं। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट आपने A और B को लेना है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जो है आपने C और D को लेना है। तो अगर हम लॉ ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में लिखने प्रोपोर्शनलिटी टू सब्सटेंस A टू द पावर मोल ऑफ A इनटू सब्सटेंस B टू द पावर मोल ऑफ B। इसमें हमेशा ये याद रखें कि किसी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर की टर्म्स में लिख सकते हैं। और यहाँ जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट को याद रखें कि ये हमेशा मोलर कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको या तो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है या फिर इसको मोल पर DM क्यूब लिखा जाता है। नाउ अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करें इक्वल टू से, यहाँ एक कांस्टेंट लगाया जाता है, इसे KF से डिनोट किया जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और F डिनोट कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए A टू द पावर A B टू द पावर B। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अगर हम इसी रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिख दें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is proportional to C to the power C and D to the power D। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू से, यहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम के आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर स्टैंड्स फॉर रिवर्स डायरेक्शन, तो ये C टू द पावर C हो जाएगा और ये हो जाएगा D टू द पावर D। अब देखें, इस लॉ को मैंने कहा था कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। बैकवर्ड रिएक्शन के दोनों रेट को अगर हम इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा KF A टू द पावर A B टू द पावर B is equal to KR C to the power C and D to the power D। इसमें KF और KR कांस्टेंट है और A और B और C and D कंसिडरेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। तो आप ये करें कि इनमें कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें और कंसिडरेशंस को एक साइड पे कर लें। तो एक साइड से मुराद ये होती है कि आप हमेशा KF को न्यूमरेटर में रखें और KR को हमेशा डिनोमिनेटर में रखें। तो ये दो कांस्टेंट हो गए।
तो दो कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड करें, जैसे 3/2 को हम डिवाइड करते हैं 1.5 आ जाता है सपोज करें, या 4/2 को डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। तो हमेशा याद रखें कि दो कांस्टेंट वैल्यूज को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा उनका आंसर भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। लिहाजा के एफ और के आर का जो रेशो है उसे हम एक नए कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, which is equal to c to the power c and d to the power d over a to the power a and b to the power b. Now एक्चुअली यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखा हुआ है, यही मैथमेटिकल रिलेशन लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखें कि केसी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है, लेकिन ये टेम्परेचर से वेरी करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो केसी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को वेरी किया जाए तो कैसे, ये एक जनरल रिएक्शन है। इस जनरल रिएक्शन के लिए हमने ये केसी का फार्मूला ड्राइव किया। अब बात स्टूडेंट बस ये याद रखने वाली यही है कि जब भी आपको कहा जाए कि किसी रिलेशन या किसी इक्वेशन के लिए केसी का फार्मूला आपने ड्राइव करना है या मेंशन करना है, तो इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप बस ये बात याद रखें कि आपने प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर में लेना है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लेना है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। देखें, स्टूडेंट ये एक रियल इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रही है। एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर जो कोफिशिएंट गिवन नाउ या बैलेंस हो इक्वेशन, इसमें कोफिशिएंट जो है 1 लिए जाते हैं। तो यहाँ बैलेंसिंग कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस इक्वेशन के लिए केसी का फार्मूला लिखें, तो केसी का फार्मूला हम किस तरह लिख सकते हैं? केसी इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे राइट साइड पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट है और इसका जो कोफिशिएंट 2 ये मोल है। तो आप इसे न्यूमरेटर में रखें और इसे कोफिशिएंट को पावर में लिखें और डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अक्सर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, जो मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी असेसमेंट के दौरान, वो ये है कि इस लॉ में साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बाय मिस्टेक प्लस साइन ही पुट कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि रिएक्शन में प्लस है तो यहाँ डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में भी वो प्लस साइन यूज कर लेते हैं। देखें, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये प्लस नहीं है, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें जो पावर 1 है तो 1 जो है लिखने की जरूरत नहीं है। 12 आप किसी भी इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम में है उसके लिए लिखा जा सकता है ये केसी का फार्मूला। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आप सोचने की कैसे लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 3, ये पावर में 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है अमोनिया NH3 और इसका कोफिशिएंट है 2, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन,
तो नाइट्रोजन पहले लिखें, फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो ये हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है 3, तो इसको हाइड्रोजन की पावर में लिख दें। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन आज अंडरस्टैंड किया होगा और किस तरह से हम इक्विलिब्रियम रेशो जो है केसी की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें इनको दोस्तों के साथ, और कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।